हेलो एवरीवन। ये राइटिंग सेक्शन का बैच है जिसमें एडमिशन क्लोज हो चुका है अब। और इस आज की क्लास में हम प्रेसी राइटिंग पढ़ेंगे कि कैसे प्रेसी लिखा जाता है। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट है। सबसे पहला, CAPF 2023 के लिए यदि आप लोगों को ग्रामर का बैच ज्वाइन करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाना और होम पेज में जाना। आपको सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, आप उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना। और फिर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको 2023 ग्रामर का वीडियो लेक्चर्स आपको दिखेंगे, वो सारे ओपन हो जाएंगे, आप एक्सेस कर सकते हैं। टोटल 102 वीडियोस है उसमें। साथ में अगर आपको ग्रामर की बुक भी चाहिए, ग्रामर की बुक लेने से आसान ये होता है कि लेक्चर्स जो आप देख रहे हैं उसमें आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस सॉल्विंग द क्वेश्चंस। साथ में राइटिंग सेक्शन की भी बुक है, आप वो भी ले सकते हैं। capfreshman.com में जाएंगे, वहां पे सारे बुक्स आपको नजर आएंगे, उनके सैंपल पेजेस भी नजर आएंगे, तो खरीदने के पहले आप सैंपल पेजेस भी देख सकते हैं। साथ में वोकैबुलरी की भी बुक है, इसमें सिनोनिम एंटोनिम के अलावा और वन वर्ड के अलावा सारे वोकैबुलरी हैं। ठीक है, एनीवेज चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रेसी राइटिंग। और कल वाला जो क्लास होगा उसमें मैं नहीं दिखा रही हूँ, मगर कल वाले क्लास में यूट्यूब में किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रामर बैच के लिए, वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगी। अभी मैं नहीं दिखा सकती, अभी थोड़ा टाइम जा रहा है, हमारा किल होगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेसी राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन की बुक आप सभी को मिल चुकी है और इस राइटिंग सेक्शन बुक में ये वाला चैप्टर है प्रेसी राइटिंग। तो जो प्रेसी राइटिंग है स्टूडेंट्स, CAPF में आता है और कभी स्कूल में कभी नहीं आया, तो स्टूडेंट्स लोगों को कोई क्लू नहीं होता है कि किस तरह से हमें प्रेसी लिखनी चाहिए। हालांकि अगर हम सब्जेक्ट हिंदी की बात करें तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं स्कूल में थी तो हम लोगों को सारांश लिखने के लिए दिया जाता था हिंदी में, मगर इंग्लिश में आज सच कुछ नहीं था प्रेसी राइटिंग। मगर बाद में मैंने देखा है सिलेबस में समरी करके आता था, वो लिखना होता था नोट मेकिंग में, एक वो था, मगर वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता था। तो प्रेसी राइटिंग बेसिकली कोई क्ल्यू नहीं होता। मगर आप यूपीएससी में देखोगे जितने भी एग्जाम्स है उसमें प्रेसी राइटिंग आती है, चाहे इंडियन मेडिकल सर्विस वाला एग्जाम हो, IAS का हो, IFS का हो, या आपका CAPF का हो। ये मैंने देखा हुआ, जियोलॉजिकल सर्विस वाले एग्जाम में भी प्रेसी राइटिंग आती है। तो क्यों दिया जाता है प्रेसी राइटिंग? सबसे पहली चीज, ये इतना सिग्निफिकेंट रोल क्यों प्ले करता है एग्जाम में, वो मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, ठीक है? आप लोगों के ऊपर होंगे कमांडेंट। आप लोगों को क्या है, कभी कभी हमेशा आप लोग फील्ड में नहीं रहोगे, बैटल फील्ड या जो भी कह लो, आप लोगों को मोटी मोटी फाइल्स मिलेगी, ठीक है? किसी भी रीजन से रिलेटेड उस मोटी फाइल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा लिखे होंगे। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपके कमांडेंट जो है, आपके सीनियर जो है, वो मोटी मोटी फाइल्स पूरा देखेंगे। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस मोटी फाइल्स में जितना भी क्रीमी क्रीमी इंफॉर्मेशन है, गॉट इट, उस मोटी फाइल में जो भी है उसका एसेंस है, उसका जो निचोड़ है, वो आप तैयार करके उस मोटी फाइल को पतली फाइल करके फिर अपने सीनियर को दो। ये एक ऐसा टास्क है जो ज्यादातर आप देखोगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उसमें ये टास्क हर मतलब कि ये किया ही जाता है। आप देखते होगे इतनी मोटी मोटी फाइल से किसको इतना टाइम, इतने मोटे मोटे फाइल्स को एक एक चीज पढ़ने का। तो उसको किस तरह से शॉर्टन डाउन किया जाए, वो आप लोग यहाँ सीखोगे यहाँ पर, और जब आप लोग की जॉब लगेगी वहां पे आप लोग को करना होगा। तो हम लोग एसए में जब हम स्कूल में थे तो एसए में हम लोग को मैक्सिमाइज करना सिखाया जाता था, किस तरह से मैक्सिमाइज करें। तो हम लोगों को बढ़ाना चढ़ाना तो अच्छे से आ जाता है, मगर किस तरह से मिनिमाइज करें, कौन सा इंफॉर्मेशन इंक्लूड करे, कौन सा एक्सक्लूड करे, ये सब अब हमें सीखना होगा यहाँ पर, ठीक है? और एक चीज है,
टोटल सीएपीएफ में 6 सेक्शंस है, फाइन। एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। उसमें सबसे कम जो मार्क्स वेटेज है वो प्रेसी का है। एसे का 80, रिपोर्ट का 20, आर्गुमेंट का 40, ग्रामर का 25। प्रेसी का ही है जो सबसे कम है, वो है 15। ठीक है, ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ ताकि आप लोग अपना बहुत सारा टाइम इस प्रेसी राइटिंग में कंज्यूम मत करना, क्योंकि इसका मार्क्स वेटेज बहुत कम है। दूसरा, क्यों टाइम ज्यादा इसमें डिवोट नहीं करना है, वो एक और रीजन ये है कि ये स्कोरिंग भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है ग्रामर, जिसमें आप 25 आउट ऑफ 25 लेकर आ सकते हो, मगर स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली ग्रामर को नेग्लेक्ट करते हैं। कोई कोई लगता है मुझे आता है, कोई कोई को लगता है हो जाएगा ग्रामर तो, ठीक है, मगर आता है, हो जाएगा, अगर ये वाला एक चलता है टाइप का एटीट्यूड रखेंगे तो फिर ग्रामर में 15 आ जाएंगे, बस आपको उसी में खुश रहना पड़ेगा। हो भी जाते हैं स्टूडेंट्स खुश, ओह 15 आ गए, वाह, अरे 20 से ऊपर तो लेकर आओ, आराम से आ भी सकते हैं। तो एनीवे सबसे ज्यादा स्कोरिंग ग्रामर होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्कोरिंग होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपका रिपोर्ट, और फिर एसे, आर्गुमेंट। एसे तो स्कोरिंग होता ही नहीं, आर्गुमेंट फिर स्कोरिंग होता है, ठीक है। रिपोर्ट इसलिए स्कोरिंग होता है क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होता है, मगर सब प्रेसी राइटिंग बिल्कुल स्कोरिंग नहीं होता है। अगर आपने बहुत अच्छा प्रेसी लिखा ना, 8 आ जाएंगे, अगर थोड़ा सा एग्जामिनर लैक्सिटी बरत लिया तो फिर 10 आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। मगर ग्रामर में एक बार में 25 स्कोर कर लोगे, रिपोर्ट में 15 से ऊपर स्कोर कर सकते हो, या 15 मान लो, मगर ऐसा केस प्रेसी का नहीं है। एक और रीजन है प्रेसी में कम टाइम डिवोट करने का, वो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे ग्रामर का जो क्वेश्चन है 25 मार्क्स का, वो आप 12 मिनट में खत्म कर सकते हो, ठीक है। ऐसे को आपको 1 घंटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। 80 मार्क्स का 1 घंटा, ठीक है, ओके फाइन। ग्रामर में 12 मिनट 25 मार्क्स, वाओ। ऐसे में 1 घंटा लगाओगे तब भी आप 25 मार्क्स का श्योरिटी नहीं दे सकते हो, ओके। प्रेसी में आधा घंटा लगेगा पूरा, मगर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है एग्जाम के पहले तो एग्जाम में आपका 1 घंटा भी लग सकता है प्रेसी में, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो 1 घंटा छोड़ दो, आधा घंटा दोगे तब आपको 7-8 मिलेंगे। ग्रामर में 12 मिनट दोगे 20 मिल सकते हैं, ओके। ऐसे में 1 घंटा दोगे तो 15, 20, 25। गॉट इट? आप रेशियो देख रहे हो? तो ये एक रीजन है प्रेसी में कम टाइम डिवोट करने का, क्योंकि ये लीस्ट स्कोरिंग है, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग है। एक और बहुत बड़ा रीजन है, डिफिकल्ट भी है, ठीक है। अगर मैं ऐसे को छोड़ दूं तो सबसे जो डिफिकल्ट है वो प्रेसी है। ऐसे तो डिफिकल्ट होता ही है, मगर प्रेसी बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे के बाद अगर हम ले तो प्रेसी डिफिकल्ट है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर सपोज आप लोग जब लिखना शुरू करते हो, मुझे आंसर देते हो, अगर आप लोगों का सही फीडबैक आपको नहीं मिल रहा है तो आप मायूस मत होना, डिस्करेज मत होना, ओ मुझसे तो हो ही नहीं सकता। एक जो ये जो चीज है ना, मुझसे सीएपीएफ नहीं क्लियर होगा, ये वाली चीज हटा देना। एक प्रेसी के बल पे आप नहीं बोलोगे मुझसे सीएपीएफ नहीं क्लियर होगा, फाइन। डिफिकल्ट है और ये चीज मैं समझती हूँ। आप लोगों को क्या करना है एग्जाम में, प्रेसी को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अगर छूट भी जाए कोई गम नहीं है, अगर अटेम्प्ट कर लो बहुत बढ़िया, मगर लास्ट में करना, सारे क्वेश्चंस करके फिर प्रेसी करना। मगर ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है जब मैं बोलती हूँ कि प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करने, जिनको प्रेसी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। देखो, आप लोगों को कैसे पता चलता है ये सेक्शन मेरा वीक पॉइंट है, ये सेक्शन मेरा स्ट्रांग है? कैसे पता चलता है? जब आप लोग एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करते हो ना, तो उस समय आप लोगों को पता चल जाता है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको जिस तरह से मैंने फीडबैक दिया है, जिस तरह से आपको लास्ट पैसेज में स्कोर मिले हैं, आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद मेरा स्ट्रेंथ है, नहीं शायद मेरा वीक पॉइंट है। अगर मैं पैसेज समझ गया तो मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर कर देता हूँ। तो ये सब चीज आपको पता चल रही है, वैसे ही प्रेसी में भी पता चलेगी।
तो जब मैं कहती हूँ कि प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करना है, तो उन बच्चों को तो समझ में आ जाता है जिनका प्रेसी वीक पॉइंट है, अरे फीडबैक मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है प्रेसी में, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मगर जिनको फीडबैक अच्छा मिलता है थ्रू आउट, उनको ये लगता है कि उनकी प्रेसी स्ट्रेंथ है। ये भ्रम है स्टूडेंट्स, इस इल्यूशन में कि मेरी प्रेसी स्ट्रेंथ है, मैं तो एग्जाम में शुरू में अटेम्प्ट कर दूंगा और मुझे अच्छा स्कोर मिलेगा। ये तो एक मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है लास्ट टू लास्ट बैच का, उसको मैं प्रेसी में अच्छे फीडबैक देती थी, और मैंने बोला भी ना एग्जाम में लास्ट में अटेम्प्ट करना, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ओके। और उसने फर्स्ट में अटेम्प्ट कर लिया, और ये 2022 2021 में प्रेसी बहुत डिफिकल्ट आया था। उसने कहा मैम मेरा 45 मिनट्स प्रेसी में लग गया। मैंने कहा इतना टाइम मिला कैसे, लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। नहीं मैम मैंने तो एकदम फर्स्ट में ही वही अटेम्प्ट किया था, पूरा 45 मिनट उसका, 46 मिनट उसका प्रेसी में ही लग गया। वो पूरा का पूरा नर्वस हो गया, बोलते इतना 46 मिनट देने के बाद भी उसका प्रेसी ढंग से उभर के नहीं आया। उसके बाद वो नर्वस हो गया, उसका पेपर ही खराब हो गया पूरी तरीके से, his hands were shaking। गॉट इट, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर फीडबैक आपको मैं पॉजिटिव दे भी रही हूँ, तब भी इस भ्रम में मत रहना कि मेरी प्रेसी अच्छी है, मेरा स्ट्रेंथ है, मैं इसको शुरू में अटेम्प्ट करूंगा। आपको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना, चाहे स्ट्रेंथ हो चाहे वीकनेस हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है जैसे अभी जो हमने लास्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपने जो सॉल्व किया है, तो आपने एक चीज देखा होगा कि 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम स्ट्रेट एंड सिंपल होते हैं, उसमें एकदम 4 आउट ऑफ 4 आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से, आपको 8 तो आ जाएगा, आराम से आएगा। इसीलिए रीडिंग, जैसे मैं कहती हूँ, ग्रामर सबसे पहले अटेम्प्ट करो, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पाओ, ठीक है। मगर अब इतना भी आपको ख्याल रखना है कि भाई जो स्ट्रेट है क्वेश्चन है, वो स्ट्रेट आंसर डिमांड करा, उसको ट्विस्ट मत करो अननेसेसरी। मगर प्रेसी में ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। थंब रूल तो है कि भाई सिंपल ही लिखना है, स्ट्रेट ही लिखना है, वो चाहे ऐसे हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो। मगर प्रेसी का आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, ठीक है। जो आ, जब मैं सीएपीएफ का एग्जाम होता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर निकलता है, जब मैं प्रेसी लिखती हूँ, तो मुझे अगर इजी प्रेसी है तो मैं 10-15 मिनट में मेरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैं ड्राफ्ट तैयार करती हूँ, 10-15 मिनट टेक्स और फिर हो जाता है। मगर जो 2021 का प्रेसी था ना, इट वाज रियली डिफिकल्ट। मुझे 3-4 रीडिंग करनी पड़ी थी, ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करना पड़ा था। वो मैंने 3 दिन लगाया था, मतलब ये नहीं कि पूरा दिन मैं प्रेसी करती रही, मगर मैं बोर हो गई, अरे यार ये ठीक से आ ही नहीं रहा है प्रेसी। तो आप समझ, टीचर्स को भी परेशानी होती है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने पूरा 2011 से लेकर 2022 तक की प्रेसी लिखी हुई है। तो आप सोचो कि ये जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, हाँ, और फिर ना मैंने ग्रेजुएशन डेज में भी लिखी है, तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, उस एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ प्रेसी इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें 2 क्यों लिखा हुआ है भाई, एक ही प्रेसी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई चॉइस नहीं रहता है। मैक्सिमम मार्क्स प्रेसी का 15 रहता है, मीडियम इंग्लिश है। और वर्ड लिमिट जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है जो पैसेज में, वो आपको एंड में दिखेंगे। पैसेज जहाँ खत्म होता है क्वेश्चन पेपर में, उसके एंड में आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दिखेंगे, उसका आपको 1/3 करना है, 1/3, ठीक है। अब प्रेसी का मतलब क्या होता है, प्रेसी का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज ब्रीफली लिखनी है, ओके। तो जैसे मतलब ब्रीफली का मतलब समरी लिखनी है, ठीक है। तो जब समरी बोलते तो लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ शॉर्ट करना है ना, छोटा करना है। मगर छोटा जब आप कर रहे हो, तो जो ओरिजिनल पैसेज है उसका कोर एसेंस, उसका निचोड़ आपको मेंटेन करना होगा। जो ऑथर का टोन है, उसका मूड है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रेसी कहलाएगी इन द रियल सेंस,
ठीक है। तो बेसिकली प्रेसी क्या होती है? क्लियर, कंसाइज एंड लॉजिकल समरी ऑफ द पैसेज, प्रिजर्विंग इट्स एसेंशियल आइडियाज। तो जब आप पैसेज का को छोटा करते हो तो उसका जो एसेंशियल आइडियाज है वो आप लोगों को रिटेन करना होगा प्रेसी में। फाइन। तो अब एसेंशियल फीचर क्या है प्रेसी का वो मैं बता दूं। कोर एसेंस। कोर एसेंस का मतलब होता है निचोड़। The motive of writing a précis is to make the reader understand the main essence of the passage in the shorter format. तो अगर रीडर ने ओरिजिनल पैसेज नहीं पढ़ा है, ओरिजिनल फाइल नहीं देखी आपके सीनियर ने, मगर वो छोटी फाइल जिसमें आपने समराइज किए पूरा फाइल का डेटा को, तो उसको समझ में आ जाएगा वो छोटी फाइल देखकर कि बड़ी फाइल में एक्चुअली में क्या है। गॉट इट? तो प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि पैसेज का कोर एसेंस पहचानने के लिए। अब क्वेश्चन ये होता कोर एसेंस कैसे पहचानेंगे? तो अब ये सब एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल मैं एक बहुत इजी पैसेज लूंगी, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगी पढ़ने के लिए। किसी ने तो पढ़ा भी हुआ होगा। ये 2017 का है। ठीक है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग इसको एक बार पढ़ो। क्वेश्चन पेपर नहीं है तो स्क्रीन में देखो। ठीक है। मुझे जब आप पढ़ोगे ना, मुझे सिर्फ एक चीज बताना है आपको। पहला दो चीज बतानी है, सॉरी। पहला तो ये कि इसमें पैसेज में राइटर किसके बारे में बात कर रहा है, वन वर्ड में बताओगे। वन वर्ड में यू हैव टू आंसर इन वन सिंगल वर्ड व्हाट राइटर इज टॉकिंग अबाउट इन द पैसेज। दूसरा चीज, उस राइटर उस पैसेज में किसके बारे में, सॉरी किसके बारे में बात कर रहा है मगर क्या कर रहा है, वो भी वन लाइन में। ऐसा नहीं पूरी कहानी बताओगे। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम, इसको पढ़ लो।
ये स्टूडेंट्स पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके ठीक है। अनु आप मुझे बताइए, पहला मेरा क्वेश्चन है, एक वर्ड में ही बताओगे ये पैसेज किसके बारे में है? मैम सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट, वो हमें साफ अच्छे से दिख रहा है ना? क्योंकि देखिए कैसे पता चल रहा है सैटेलाइट, यहाँ पर सैटेलाइट, और फिर आप आगे देखो बहुत जगह सैटेलाइट है, वो तो दिखने वाली बात है। ठीक है, सैटेलाइट सैटेलाइट सैटेलाइट, जहां जहां देखो सैटेलाइट है। तो जब मैं बोलती हूँ कि कोर एसेंस पहचानने के लिए, तो कोर एसेंस पहचानने का सबसे फर्स्ट स्टेप है, you find out the word, the keyword that is being repeated many number of times in the passage. तो आप देख रहे हो सैटेलाइट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो जितनी बार भी रिपीट हो रहा है आपको समझ में आ गया ये कीवर्ड है, तो ये एक्चुअली में पैसेज का टॉपिक बन गया। फाइन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट के बारे में क्या बात हो रही है, वो एक लाइन में मुझे बताना है। ठीक है, चेतन आप ट्राई करेंगे, एक लाइन में बताना है कि सैटेलाइट के बारे में क्या बात हो रही है। एक सेकंड रुकना। ये स्टूडेंट बताइए, चेतन से मैंने पूछा था, चेतन है क्लास में? नहीं है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मोहित एक लाइन में बताओ सैटेलाइट के बारे में क्या बात हो रही है। मैम सैटेलाइट के यूजेस हैं। बिल्कुल, सैटेलाइट के यूज के बारे में बात हो रही है। कैसे पता चल रहा है हमें ये? अब देखिए, ये जो एंटायर पैसेज है वो, उसमें कितने पैराग्राफ्स है? 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ। ठीक है, अब फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ 4 पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ ऐसा है जिसमें सैटेलाइट के यूज के बारे में बता रहा है। यहाँ पर यूज, ठीक है, मोर अबाउट द शेप ऑफ द बाय मीन्स ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पे यूज, और फिर यहाँ पर भी यूज। ये तीनों पैराग्राफ में यूज के बारे में बता रहा है। सिर्फ एक यही पैराग्राफ है जिसमें सैटेलाइट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे लॉन्च किया जाता है, डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, ये सब बताया जा रहा है। तो आपका कोर एसेंस क्या है? ये है यूसेज ऑफ द सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये है आपका कोर एसेंस। तो इस तरह से कोर एसेंस पहचानना होता है। तो स्टूडेंट्स 2017 का पैसेज था, तो मैं यही कहती हूँ कि ये इजिएस्ट पैसेज था। पूरा यूपीएससी सीएपीएफ में जितना पूछा गया है उसमें सबसे इजिएस्ट पैसेज यही था। ठीक है, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखा हुआ है। मगर क्या होता है कि कोई कोई पैसेज ऐसे होते हैं जिसमें जो इंफॉर्मेशन दिया होता है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं दिया होता है। राइटर्स ये बात कर रहा है, ये बात करते करते कुछ और बात करने लग जाएगा। सपोज यूसेज बताना है तो यूसेज बताते बताते कुछ ना बीच में बता देगा कि सैटेलाइट को किसने इन्वेंट किया था, फिर से यूसेज में शुरू हो जाएगा, फिर अचानक बताने लग जाएगा कि ना इसको लॉन्च कैसे किया जाता है, फिर वो बताते बताते फिर से यूसेज में आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइज वे में राइटर कभी 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 ऐसा होता है बात ही नहीं कर रहा है, बहुत डिसऑर्गेनाइज वे में बात करता है। तो ऐसे ही ये आपको दिक्कत आएगी, तब आपको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर बस यही थंब रूल है, रीड द एंटायर पैसेज, फाइंड आउट द कीवर्ड, दैट इज रेपिटेटिव कीवर्ड है ना, और उसके बाद उस कीवर्ड के बारे में क्या बात हो रही है ढूंढो, कहाँ कहाँ राइटर बात कर रहा है। ओके, और फिर आप लोग कोर एसेंस को पकड़ लेना, उस कोर एसेंस के साथ में रहना while राइटिंग द प्रेसी। अब राइटर का ओपिनियन
देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी एक ऐसी दोनों एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। ये चीज बहुत ध्यान रखना, जहां पे आप राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट चले गए तो आपका जो प्रेसी का जो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ही डिफीट हो जाता है। तो कभी भी राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट मत जाना। यू कांट इंटरप्रेट द पैसेज फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, रादर यू शुड एनालाइज द राइटर्स स्टैंड ऑन एन इशू। सो डोंट गिव योर पर्सनल ओपिनियन, wish, remarks, criticism, or suggestion. Express writer's opinion, mood, and tone in your pressing. आपको एकदम राइटर के अकॉर्डिंग करना है सब कुछ, ओके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी एक्यूरेट डिटेल्स, डिटेल्स जो पोर्शन पैसेज में है, चाहे आपको सही लगे या नहीं लगे, उसको आपको सही मानना है और उसी को रिलायबल मानना है। Incorporate only those details in the précis that are provided in the original passage. Précis never contains any additional information. आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, आपको मिली मोटिव फाइल, उसको बोलना है कि उसको कंसाइज करना है, छोटा करना है, उसके इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको या डेटा उसको एक्सट्रैक्ट करके छोटा करना है। आप इसमें अरे इस जगह में तो मैं गया था, अरे यहाँ पर तो मैंने ये वाली भी चीज नोटिस की थी, चलो इसको भी मैं ऐड कर दूं। अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये तो बैकफायर हो जाएगा। समझना है आपको, इसका कॉन्सिक्वेंसेस बियर करना पड़ेगा अगर आपने खुद से कुछ ऐड कर दिया तो। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में नेवर ऐड एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेसी, सॉरी इन द पैसेज, ध्यान रखना। अच्छा, कंसाइजनेस, इसका मतलब क्या होता है कि ना प्रेसी में ना आपका रेपिटेटिव पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। रेपिटेटिव पॉइंट्स का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कभी कभी मैंने आपको बोला है राइटर है ना बहुत अफरा तफरी में पैसेज कभी कभी लिखता है। तो जैसे एक ही वो पॉइंट को ना आप देखोगे, एक ही पॉइंट को वो रिपीट करता जा रहा है, ठीक है, और मतलब एक ही चीज को पैराफ्रेजिंग कर करके अलग अलग तरीके से वो एक ही पॉइंट को बार बार बोल रहा है। तो फिर आप अगर इसी तरह का आपने प्रेसी में कर दिया रेपिटेटिव पॉइंट्स, तो फिर प्रेसी में वो कंसाइजनेस नहीं रहेगी, ठीक है। अब मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कैसे राइटर करता है। ये 2016 का प्रेसी है, ठीक है, ये है। एक बार आप लोग फिर से इसको पढ़ो, मैं फिर से 2 मिनट का आपको टाइम देती हूँ, ठीक है। ये वाला लाइन को पढ़ लो, और आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है वैसे, आप लोग अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूं, है ना। तो जब भी आप पढ़ते हो ना, ध्यान रखना, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड जिसके बारे में राइटर बात कर रहा है, ओके, ये फाइंड आउट करना है।
ओके स्टूडेंट्स, जितना पढ़ लिया है काफी है, मुझे जो बताना है मैं बता सकती हूँ इसी में। सबने पढ़ लिया है ना? यस मैम। ओके फाइन। अब मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी जो राइटर है ना, अपनी बातों को रिपीट करता है। मतलब किसी चीज को बार बार स्ट्रेस करने के लिए या किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमारी भी टेंडेंसी होती है। किसी को प्रूफ करने के लिए, कि अपनी बात को साबित करने के लिए हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, राइट? तो वैसे ही राइटर भी करता है अपने पैसेज में। वो आप लोग को पहचानना है। राइटर कर रहा है रिपीट, मगर आप मत रिपीट करो। अब जैसे कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये पैसेज किसके बारे में है। तो पार्थ, आप बता सकते हैं पैसेज किसके बारे में है? मैं फूल्स के बारे में है। फूल्स के बारे में है। हम्म। और प्रिंस, आप मुझे बताएंगे फूल्स के बारे में राइटर क्या बोल रहा है? जितना भी आपको स्क्रीन में मैंने दिखाया है उसके बेसिस पे एक लाइन में बताइए फूल्स के बारे में क्या बात हो रही है। मैम कि यही फूल्स कुछ सेल्फिश होते हैं और अपने बात को बार बार रिपीट करके खुद को करेक्ट करेक्ट। प्रूफ करना चाहते हैं। हाँ, फूल्स है ना सेल्फिश होते हैं। और यानी ऑथर, अगर प्रिंस ने बोला सेल्फिश होते, इसका मतलब अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं तो फूल्स के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है। राइट प्रिंस? ठीक है। यस मैम। हाँ, फूल्स के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है। फूल्स के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि फूल्स सही नहीं होते, जो भी है। अब देखो कैसे वो रिपीट कर रहा है अपनी बातों को, राइटर। ये आप लोग को समझना है। हम्म हम्म। देखो क्या लिखा हुआ है, दे हैव यूज नीदर फॉर देयर ओन इंटेलिजेंस नॉर फॉर दैट ऑफ अदर्स। इसका साफ मतलब है फूल अपना बुद्धि नहीं यूज करता है, राइट? ठीक है। अब फूल्स अपनी बुद्धि यूज नहीं करता है, वो कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है? ना अपनी बुद्धि यूज करता है ना दूसरों की। अब यही चीज यहाँ रिपीट हो रही है, फूल्स फेल्स टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। यही चीज वापस से राइटर ने यहाँ पर रिपीट किया। अब आगे देखो, फूल्स आर एनिमीज ऑफ थिंकिंग। तो अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहा है। फूल्स आर एनिमीज ऑफ थिंकिंग, बात एक ही है। दे नेवर डाउट देयर इंटेलिजेंस, बात एक ही है। जो जिनके पास बुद्धि नहीं है वो लोग ही सोचेंगे कि वो लोग बहुत अक्लमंद है। राइट? तो ये बात एक ही है, बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखो फिर और भी उसने फूल्स के जो ट्रेट्स हैं, नेगेटिव ट्रेट्स, वो बताए। इम्पेशंस, ठीक है। एनीवेज, तो जो इंटेलिजेंस वाली चीज है, राइटर इसको बार बार रिपीट कर रहा है, आप मत रिपीट करो। आप सिंपल सी चीज लिख दो कि फूल्स आर अनइंटेलिजेंट, फूल्स डू नॉट लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। बस एक ही बार में लिख दो, खत्म। बार बार आप इसको रिपीट मत करो कि हाँ राइटर ने रिपीट किया तो मैं भी रिपीट करूंगा, राइट? ओके, हम वापस से जाते हैं। So the writer in the ocean passage may repeat the same facts or ideas by paraphrasing them, but while writing the passage, make sure that you identify the repetitive ideas and not repeat them in the passage. Just write in one line what the writer wants to emphasize by repetitions. Got it? राइटर जो बार बार एक ही बात को कह रहा है उसको आप एक ही लाइन में लिखो. Conciseness is also evident in your précis if it does not include unnecessary details. फाइन. अच्छा, अब अननेसेसरी डिटेल्स की बात करते हैं. एक्चुअली क्या है कि जब हम प्रेसी लिखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है ना. हमें पता है हमें इसको छोटा करना है, तो कैसे छोटा करें? चलो ये वाला निकालो, ये निकालो, इसको निकालो. अच्छा चलो 300 वर्ड्स है, इसको निकाल दिया, ये लाइन को निकाला, चलो अब 100 वर्ड्स का हो गया छोटा. ऐसे नहीं छोटा करना है. जो चीज आप हटा रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, वो जो एक्सक्लूड कर रहे हैं वो अननेसेसरी डिटेल्स होना चाहिए. ठीक है. जैसे मैं वापस से आ रही हूँ 2017 के पैसेज में. आप लोग ने इसको पढ़ लिया है.
तो हमने जब बात की थी ये पैसेज सैटेलाइट के बारे में है, तो सैटेलाइट इज द टॉपिक ऑफ द पैसेज। कोर एसेंस क्या है? यूसेज ऑफ सैटेलाइट। फाइन। अब मुझे बताओगे कि इसमें से अननेसेसरी डिटेल्स कौन सा है। ओके तो जिससे पूछूं वो जवाब देंगे मुझे। सुधांशु आप बताइए, इसमें से ये जो सैटेलाइट वाला पैसेज है इसमें कौन सा लाइंस आपको लगता है कि अगर मैं नहीं भी इंक्लूड करूंगा प्रेसी में तो चलेगा? मैम सॉरी मैम, मेरे यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है, आप म्यूट कर लेना, मुझे आवाज भी आ रही है कंस्ट्रक्शन वर्क की। यस मैम, यस सॉरी मैम। हाँ ठीक है। शशि आप बताइए, इसमें कौन सा अननेसेसरी डिटेल्स है जो हम अगर प्रेसी में नहीं इंक्लूड करते वो इंफॉर्मेशन तो चलेगा? यस मैम। हम्म आपने पढ़ा था ना? बोलो। हाँ पढ़ा है मैम। हम्म पहले मतलब ये सिंजाम ये जैसे हो गया मैम, पहला लाइन हो गया जैसे सिग्नल द सिग्नल्स गो टू द स्पेशल कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड कंप्यूटर दैट दे वर्क वेरी गुड, फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये जो पैसेज है इट इज बेस्ड ऑन द यूज कोर एसेंस यूसेज ऑफ सैटेलाइट। तो मैंने आपको क्या बोला, जब प्रेसी लिखते हो तो कोर एसेंस को पकड़ के रखो। गॉट इट? तो किसको पकड़ के रखना? यूसेज ऑफ सैटेलाइट को। इसके अलावा जो भी और इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं तो लास्ट में ऐड कर दो, नहीं मिलते हैं तो उसको आप हटा भी सकते हो। जैसे कि अभी शशि ने बताया ये सारा कि करेक्शन इज नीडेड, रेडियो सिग्नल, ये सब जो है ना कैसे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ये है पूरा पैराग्राफ। अगर इस आप पूरे पैराग्राफ को हटा भी देते हो और वर्ड लिमिट भी आपका पूरा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या तो इस पूरे पैराग्राफ को आप 2 लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये अगर मैं पूरे पैराग्राफ पूरे पैसेज को देखूं तो फर्स्ट पैसेज जो फर्स्ट पैराग्राफ है पूरे पैसेज में ये पूरा अननेसेसरी है क्योंकि कोर एसेंस है ये। तो कोर एसेंस तो आप कैसे पहचानोगे अननेसेसरी नेसेसरी? कोर एसेंस से जो स्ट्रांगली कनेक्टेड है लाइंस वो नेसेसरी डिटेल्स है। कोर एसेंस से जो मार्जिनली कनेक्टेड है और या नॉट एट ऑल डिस्कनेक्टेड है वो हो जाता है आपका अननेसेसरी डिटेल्स। अब जैसे कोर एसेंस से ये कनेक्टेड है, artificial satellites are used for many things. By sending them to the upper part of atmosphere we can find out more about this atmosphere. Obviously knowing more about the atmosphere is with the help of artificial satellite na, so ye strongly connected with the core essence. The more air there is, the more slowly the satellite will travel. Core essence is connected hai. By sending around the earth at different height we can find how much air there is at each height. Obviously satellite ka usage hai, core essence is strongly connected hai. मगर यहाँ पर बोल रहा है ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट द रॉकेट मस्ट ट्रैवल इन एग्जैक्टली द राइट डायरेक्शन एंड एग्जैक्टली द राइट स्पीड। कोर एसेंस से मार्जिनली कनेक्टेड, एकदम थिन कनेक्शन है, ठीक है। रेडियो सिग्नल्स आर ऑटोमेटिकली सेंड बैक टू अर्थ। कोर एसेंस यूसेज ऑफ सैटेलाइट, ये यूसेज ऑफ सैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं है या है भी तो एकदम हल्का सा। These signals tell men on the ground how the rocket is traveling, help them to make sure that it is going as it should. The signals go to special calculating machine called computers that work very fast. The computers work out whether the rocket is traveling. Marginally connected. तो पूरा पैराग्राफ हटा सकते हो और अगर लिखने का मन भी कर रहा है और वर्ड्स भी है आपके पास तो लास्ट में ऐड कर सकते हो। गॉट इट? तो अब हम वापस आते हैं। तो स्टूडेंट्स conciseness is also evident in your press if it does not include unnecessary details. There is no need to incorporate all the discussed issues in your press. कभी मत सोचना अरे राइटर ने ये सारी बातें कही है, ये सारी बातें मुझे इंक्लूड करनी है, ऐसा मत सोचना। आप तो कोर एसेंस से जो कनेक्टेड है उसी की बात करो। Leave out all the non-essential information that is not connected or marginally connected to the central idea of the passage. Central idea क्या है? Usage of satellite. Okay.
क्लैरिटी एक और फीचर है प्रेसी का। क्लैरिटी मींस मेकिंग योर कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये चाहे वो एस्से हो, रिपोर्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर हो, प्रेसी हो, या आपका ग्रामर में आप लोग जो मेक द सेंटेंस करते हो, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लैरिटी तब आती है स्टूडेंट्स जब आप लोग छोटे सेंटेंसेस लिखते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, मगर अभी भी मतलब लास्ट वाला जो पैसेज हमने किया 2022 का, उसमें भी लंबे लंबे सेंटेंस है, एकदम लंबी ट्रेन चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो दिस क्लैरिटी इज डिमांडेड विद रिगार्ड टू लैंग्वेज एंड कंटेंट। क्लैरिटी, लैंग्वेज का भी क्लैरिटी होना चाहिए, कंटेंट का भी क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी इन लैंग्वेज कैन बी अचीव बाय यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। एकदम सिंपल वर्ड्स यूज करो। कोई मतलब अभी मैंने ऑडियो मैसेज भी भेजा था, अब तो मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी ने नेग्लेक्ट वर्ड यूज किया था। कुछ और वर्ड यूज करना चाहिए था, मगर नेग्लेक्ट जो कि बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था। मगर नहीं, मुझे तो अलग वर्ड यूज करना है ताकि एग्जामिनर को लगे नहीं कि मैं कॉपी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। In addition, avoid causing unnecessary long sentence that make them meaningless. Spelling, मैंने ये देखा कि जो क्वेश्चन में जो स्पेलिंग है ना, डिलेमा की जो स्पेलिंग है, चलो हमें नहीं आती है, ठीक है, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ना वो वर्ड, तो उतार के लिखो। मगर क्वेश्चन लिखते वक्त भी डिलेमा की स्पेलिंग गलत, आंसर लिखते वक्त भी डिलेमा की स्पेलिंग गलत। क्यों? क्योंकि हम केयरलेस हैं, हम क्या करें। और ग्रामेटिकल मिस्टेक बोलते हैं कि मत करो, अगर हो भी जाती है तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है मगर मीनिंग क्लियर है, समझ में आ रहा है। हम लोग हिंदी में तो गंदी बोलते हैं, ठीक है, मगर बात तो समझ में आ रही है ना कि क्या बोल रहे हैं, तो बस वही चीज है। ऑल्सो डू नॉट यूज ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव वर्ड्स। वो जो एकदम भारी भरकम शब्द नहीं होते, हेफ्टी हेफ्टी शब्द, वो सब है ना, मत यूज करो। जितना सिंपल रहोगे अपने सेंटेंसेस में, उतना एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा, वो मार्क्स देगा। ठीक है, सादगी में शक्ति होती है, ये बहुत इस चीज को समझो और मानो भी। As far as clarity in content is concerned, each piece of content in the précis must convey the essence of the passage. अगर आप चाहते हो आपके कंटेंट में क्लैरिटी हो, तो आप जो भी सेंटेंस पैसेज से निकाल रहे हो, वो सारा का सारा स्ट्रांगली कनेक्टेड होना चाहिए कोर एसेंस से, तो फिर वो क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर अचीविंग दिस, अवॉइड रेपिटेटिव, हमने बात की ना, रेपिटेशन मत करना, इररिलेवेंट आइडियाज उसको मत इंक्लूड करना। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी प्रेसी लिखो, तो इसका मतलब है कि पैसेज का कोर एसेंस आपने समझ लिया है। कोर एसेंस समझ लिया है ना, तो प्रेसी फिर आप लिख पाओगे, चाहे थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो जाए, मगर फिर भी प्रेसी लिखोगे अच्छे से। कोर एसेंस नहीं समझाना तो सब कुछ मैस है फिर। कोहेरेंस एक और फीचर है प्रेसी का। It means that the content of the précis must be logically ordered. अब स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जैसे पैसेज, जैसे राइटर ने पैसेज को अरेंज किया है, अपने कंटेंट को अरेंज किया है पैसेज में, तो हमें भी उसी तरह से अरेंज करना है। मैं 2017 का प्रेसी वापस से लेकर आ रही हूँ। जैसे शुरुआत में, ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट द रॉकेट मस्ट ट्रैवल इन एग्जैक्टली द राइट डायरेक्शन एट एग्जैक्टली द राइट स्पीड। तो स्टूडेंट को लगता है कि जैसे पैसेज की शुरुआत जिस लाइन से हुई है, हमें भी उस लाइन से शुरुआत करनी है, ठीक है, जैसे पैराग्राफ चेंज हुआ है वैसे ही करना है। बिल्कुल नहीं। मैं फिर से बोल रही हूँ, राइटर जो है ना, इतना ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखता जितना ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कि पूरा फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ सैटेलाइट को लॉन्च करने का तरीका बताया, सेकंड पैराग्राफ में सैटेलाइट का फर्स्ट यूज, थर्ड पैराग्राफ में सैटेलाइट का सेकंड यूज, फोर्थ पैराग्राफ में सैटेलाइट का थर्ड यूज। इतना ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक राइटर नहीं लिखता है। फूल्स का देख लो, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है प्रेस उसका पैसेज।
कभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे भी डिफिकल्ट पैसेजेस है जिसमें राइटर कभी कुछ बोल रहा है, फिर किसी और टॉपिक पे बात कर रहा है, फिर किसी और टॉपिक के बारे में, फिर जो पहले टॉपिक के बारे में बात किया फिर से उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, पूरा मिक्स्ड अप। आपको एक चीज ध्यान रखना, पैसेज में जो ऑर्डर दिया है जरूरी नहीं है वो ही ऑर्डर को फॉलो करना है। आपको कोर एसेंस पहचान के अपना खुद का पैसेज का सीक्वेंस तैयार करना है, प्रेसी का सीक्वेंस तैयार करना है। गॉट इट? तो अब जैसे कि it means that the content of the précis must be logically ordered. For building the logical order, try to fragment the relevant content into various broad ideas and then arrange them in précis in a sequential manner. जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे बच्चे क्या करते हैं जब 2017 का प्रेसी लिखते हैं, ठीक है, तो बच्चों को ना पढ़ के आराम से समझ में आ जाता है कि कोर एसेंस यूसेज ऑफ सैटेलाइट है, फर्स्ट रीडिंग में ही समझ में आता है। तो ऐसे शुरू करते हैं, द सैटेलाइट हैज मेनी यूजेस। हालांकि पैसे में बताया 3 यूजेस है मगर लिखेंगे मैनी, नहीं लिखना चाहिए, 3 यूजेस। फिर ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट और फिर कुछ अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। सैटेलाइट हैज 3 यूजेस ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। अब मैं जब रीड कर रही हूँ तो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि इसके प्रेसी में कोहेरेंस नहीं है, यानी लॉजिकली ऑर्डर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है सैटेलाइट का 3 यूजेस है। तो अब मैं तो ये सोचूंगी ना कि अब आगे ये 3 यूजेस के बारे में बताएगा। फर्स्ट यूज इज दिस, इट्स सेकंड यूज इज दिस, इट्स थर्ड यूज इज दिस। मैं तो यही सोचूंगी, मगर यूजेस बोल दिया और फिर बात करने लगा कुछ और। गॉट इट? तो यहाँ पर फिर गलत हो गया। सपोज एंटायर पैसेज लॉर्ड रामा के बारे में है, ठीक है, शुरू हुआ राजा दशरथ के पुत्र का नाम रामा था, ठीक है, रामा कृष्ण के अवतार थे या लॉर्ड विष्णु के अवतार, जो भी मानो, लॉर्ड विष्णु के अवतार थे, ठीक है। अब लॉर्ड विष्णु पूरा एंटायरली द पैसेज इज ऑन लॉर्ड रामा। अब है ना, अब राइटर विष्णु के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, महाविष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है, ऐसे ऐसे विष्णु, इतने इतने टाइप्स ऑफ विष्णु हैं। फिर रामा के बारे में आने लग गए। तो जो क्या है कि पूरा पैसेज इज नॉट लॉजिकली ऑर्डर्ड, मगर आपको क्या करना है, लॉर्ड विष्णु के अवतार, सॉरी, लॉर्ड विष्णु के जो टाइप्स लिखे 3 उसको हटा दो। फिर से जो राइटर लॉर्ड रामा के बारे में बता रहे वो बात करो ना। तो सैटेलाइट हैज 3 यूजेस ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट मत लिखो, इट्स फर्स्ट यूजेस पूरा अच्छे से लिखो, डिटेल। इट्स सेकंड यूजेस अच्छे से लिखो, थर्ड यूज अच्छे से लिखो। फिर इफ यू आर हैविंग सम वर्ड्स पूरा नहीं हुआ है 1/3, तो फिर लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के बारे में बात करो। इसको कहते हैं ऑर्डर। अच्छा, for building the logical order, try to fragment the relevant content into various broad ideas and then arrange them in a precise sequential manner. Coherence also means logically connecting the various ideas of the content with one another. कैसे? बहुत सारा तरीका लॉजिकली कनेक्ट करने का। एक तो आप कंजंक्शन यूज कर सकते हो, इवेंचुअली, रिजल्टेंटली, also, moreover, furthermore, on contrary, ये सब बुक में है। ऐसे के पार्ट में आप जाओगे ना तो आपको कंजंक्शन दिखेंगे। तो ये जो लिंकिंग वर्ड्स है, हेल्प इन स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, ये ना एस्से में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्से में जब हम मतलब क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए वन पीस ऑफ कंटेंट देते हैं, फिर हम सेकेंड पीस ऑफ कंटेंट देते हैं, तो फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट और सेकेंड पीस ऑफ कंटेंट भी कनेक्टेड होना चाहिए, राइट? तो इससे क्या होता है,
प्रेसी कोहेरेंट लगता है, वेल कनेक्टेड लगता है। मैं आपको एक स्टूडेंट का ऐसे दिखा रही हूँ, सॉरी प्रेसी दिखा रही हूँ। इससे आप लोगों को काफी पता चलेगा कि लॉजिकल कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। और जो मैं थ्योरी पार्ट बता रही हूँ स्टूडेंट्स, मतलब प्रैक्टिकली जब आप करोगे आपसे गलतियां होंगी तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये शायद एक प्रेसी आया था 2019 का था शायद, जिसमें गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी का व्यू क्या है रिलीजन के बारे में। ठीक है, अब मैं इस प्रेसी को पढ़ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू गांधी, रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। ये पूरा जो पैसेज है इट इज बेस्ड ऑन गांधी जी's ओपिनियन ऑन रिलीजन। फाइन, तो इसने जो स्टार्ट किया वो स्टार्ट तो अच्छे से किया। अब देखो, according to Gandhi, religion is a way of life and personal concern of the individual. Therefore, person must have tolerance and respect for other choice of different religion. Gandhiji also respect other religion and tolerate during his life. ठीक है, अब अचानक क्या लिखना शुरू किया। गांधी जी was born in the Hindu family. He grew between the elements of। अब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि पैसेज में भी ऐसे ही लिखा था कि गांधी जी का ओपिनियन रिलीजन के बारे में, बीच में आ गया गांधी वाज बोर्न इन हिंदू फैमिली, जबकि गांधी जी वाज बोर्न इन हिंदू फैमिली is actually marginally connected to the core essence. Core essence is गांधी जी's opinion on religion. और ये सब अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये डिसकनेक्टेड है। और फिर उसके बाद आप समझ रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने डिसकनेक्टेड लिखा है। तो इससे क्या होता है, अगर सपोज एक सेकेंड, अब देखो फिर से आ गया, गांधी जी बिलीव दैट ऑल रिलीजन्स आर गुड एज वेल एज बैड। अब फिर से गांधी जी का ओपिनियन आ गया, यहाँ पर इसने गांधी जी का ओपिनियन लिखा और फिर उसके बाद और सारा अननेसेसरी डिटेल्स दे दिया जो कोर एसेंस से कनेक्टेड नहीं है। फिर यहाँ पर वापस से गांधी जी बिलीव दैट ऑल रिलीजन्स आर गुड एज वेल एज बैड। गॉट माय पॉइंट मैं क्या कह रही हूँ। तो जो मेन थ्रेड है उससे आप अलग हट के कुछ बात करना शुरू कर दिए, फिर करते गए फिर से मेन थ्रेड में आ गए। तो इससे क्या हुआ, एक कनेक्टेड लुक नहीं फील होता, डिसजॉइंटेड लगता है, इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड लगता है। स्कैटर्ड है ही, जैसे टिल 30 तक इसने बात की गांधी जी के रिलीजन की, और फिर उसके बाद 30 से लेकर 100 तक इसने कुछ और बात करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद फिर से रिलीजन के बारे में बात करने लग गया। तो मैंने लिखा डिसऑर्गेनाइज्ड। ओके, शायद एक और है मेरे पास। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिखाना। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब आप लोग प्रेसी लिखो तो जो कोर एसेंस है उसको पकड़ के रखो। अगर आप कोर एसेंस से डेविएट हो जाते हो तो फिर आपका प्रेसी में वो जो कोहेरेंस है वो नजर नहीं आएगा, स्कैटर्ड लुक देगा। इस चीज का आप लोगों को खासा ख्याल रखना है। ओन वर्ड्स, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में राइट इन योर ओन वर्ड्स, हमेशा से। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। अब मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ाती हूँ प्रेसी का। ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। टॉपर्स क्या कहते हैं, अपने वर्ड्स में ही लिखो, ऐसा कहते हैं टॉपर्स। फाइन, मगर यूपीएससी क्या कहता है, attempt a pressy of the given passage in 1/3 of its length. Do not select the title, write as far as possible in your own word. यानी यूपीएससी वाला आप पर प्रेशर नहीं डाल रहा है कि आपको अपने ही वर्ड्स में लिखना है, वो बोल रहा है जितना हो सके अपने वर्ड्स में लिखो। गॉट माय पॉइंट।
ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि अपने ही वर्ड्स में लिखना है। अब मैं वापस से आ रही हूँ, अपने वर्ड्स में लिखने में क्या रिस्क है, मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बताया था, यहाँ पर भी बता रही हूँ कि अपने वर्ड्स में लिखने में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई कोई वर्ड है उसका सिनोनिम ढूंढकर लिख देते हैं, उनको लगता है वो सिनोनिम है जबकि वो अलग मीनिंग कैरी कर रहा है, ठीक है। तो बट प्रैक्टिकली इट इज रिस्की राइटिंग इन वन ओन वर्ड्स, because by doing so candidates tend to change the opinion of the writer, and worst of all add extra information that is not mentioned in the passage. My suggestion is to lift the sentence. मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ सेंटेंस को लिफ्ट करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बोलती हूँ और मैं खुद भी कर रही हूँ, yet my answers look mature, लगता है मैच्योर, आप भी सेंटेंस को लिफ्ट करो, मगर जब लिफ्ट कर रहे हो ना तो अननेसेसरी डिटेल्स, ऑर्नामेंटल वर्ड्स, जो फ्लफी फ्लफी लॉफ्टी लॉफ्टी वर्ड्स है उसको हटा दो, है ना, मोटे मोटे वर्ड्स जो होते हैं ना भारी भरकम से, उसको हटा दो। और एक ना जो टेंडेंसी है, इसको ये वर्ड लिखूंगा तो कितना सुंदर लगेगा ना, नहीं, ये सब चीज हटा दो, एकदम सिंप्लिसिटी लेकर आओ अपने सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट, before writing Précis in the Précis sheet, the candidate must prepare a rough draft. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग यूपीएससी शीट मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजी है, यूपीएससी का शीट, तो उसमें आप लोग लास्ट पेजेस में जाओगे, करीब 46 पेजेस होते हैं, तो उसमें लास्ट 4-5 पेजेस होते हैं, उसमें लिखा रहता है रफ वर्क, तो उसमें आप लोग आराम से रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। प्रेसी में रफ ड्राफ्ट तैयार करना कंपल्सरी है, ओके। और मैं जब प्रेसी लिखती हूँ, मैं खुद भी ड्राफ्ट तैयार करती हूँ, एक बार में मैं प्रेसी नहीं लिख सकती हूँ, सोचे इतना प्रेसी लिखने के बावजूद भी मैं बोल रही मैं एक बार में प्रेसी नहीं लिख सकती हूँ, आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है प्रेसी लिखने का, तो आप लोगों को तो करना ही पड़ेगा और एग्जाम में ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। आप सीधे से पैसेज पढ़ के सीधे बॉक्स में नहीं लिखोगे, अगर आपने पैसेज पढ़ के सीधे बॉक्स में लिखा तो फिर आप समझ जाओ आप लोगों से बहुत गलतियां होंगी। मैं आप लोगों को बॉक्स दिखा देती हूँ, ऐसा बॉक्स होता है, अगर आप लोग सीधे पढ़ के बॉक्स में ही लिखना शुरू कर दिए तो आप सोचिए इतना छोटा बॉक्स आपको मिला है, अगर आपसे गलती हो गई तो आप लोगों के पास तो कुछ जगह ही नहीं बचेगा, उसको आई मीन पूरा हौच पौच हो जाएगा, आप उसको ठीक करोगे फिर उसके नीचे लिखोगे, गॉट इट। तो ड्राफ्ट तो तैयार करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ड्राफ्ट नहीं तैयार करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है डायरेक्ट लिखना। और इनफैक्ट मैं बताऊं एग्जामिनर तो देखता भी है कि प्रेसी का ड्राफ्ट तैयार किया है कि नहीं, वो पढ़ेगा नहीं मगर जरूर देखेगा, एक नजर जरूर मारेगा, ड्राफ्ट तैयार किया है तो बंदे तो उसको पता चल जाएगा इस कैंडिडेट को पता है प्रेसी लिखी कैसी जाती है, क्योंकि प्रेसी लिखने का फर्स्ट स्टेप है राइटिंग अ ड्राफ्ट। Okay, if you haven't written a draft, then you don't know how to write a Précis. Okay, it is mandatory to do because examiner checks the draft as well. If you do not do so, you may lose marks. The preparation of draft reduces the possibilities of making mistake in the final writing of the Précis in the Précis sheet. Possibility कम हो जाती है. Count the number used in the draft and reduce or increase the words accordingly while writing in the Précis. Strike out the rough draft. हाँ, रफ ड्राफ्ट हो गया काम उसका, उसके बाद उसको स्ट्राइक ऑफ करना, यानी जो इस तरह से क्या वो ऐसे करके करना मत भूलना, ठीक है। और कैसे ड्राफ्ट तैयार ये सब करोगे वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगी। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। मुझे अभी रियलाइज हुआ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मैं थोड़ा सा तो अगर आप लोग ड्राफ्ट तैयार करोगे तो मिस्टेक्स जो है वो थोड़ा कम होगा फाइनल जब आप प्रेसी शीट में लिखोगे, और ड्राफ्ट में आप लोग वर्ड्स को रिड्यूस कर, ड्राफ्ट में देखो कितने वर्ड्स के 300 वर्ड्स में प्रेसी लिखनी है, और ड्राफ्ट अगर 350 था उस हिसाब से रिड्यूस करो, उस हिसाब से इंक्रीज करो जैसा भी है, और फिर रफ ड्राफ्ट को डायगोनली इस तरह से स्ट्राइक ऑफ कर देना जो आपने रफ वर्क किया है। वर्ड लिमिट है 1/3, अगर 300 वर्ड्स की प्रेसी है तो आप उसका 1/3 करोगे तो 100 वर्ड्स का हो जाएगा। अब 100 वर्ड्स का है तो 110 हो रहा है, 90 हो रहा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 वर्ड ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
टाइम मैनेजमेंट, रीस्कोरिंग, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं आप उसको स्किप करो, मगर लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। और 30 मिनट्स ठीक है, फाइन। अब ये हो गया। अब इतना समझ में आ गया ना, पैसे की 2 क्लास होगी, लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोगों को समझाऊंगी किस तरह से प्रेसी लिखी जाती है। मगर अभी प्रेसी शीट में कैसे प्रेसी लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। The original Pressy sheet of UPSC is attached at the end of the book. आप लोग को बुक में ओरिजिनल Pressy sheet दिखेगी। जब भी स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना, हमने जब ये इस बैच का फर्स्ट क्लास जब मैंने लिया था तब भी मैंने आप लोगों को बोला था फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ओके। जनरल इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ये सारे आपको पढ़ने हैं, अच्छे से समझ कर फिर फॉलो करने हैं। रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसी बिफोर अटेम्प्टिंग। प्रेसी का इंस्ट्रक्शन तो बहुत ही जरूरी है फॉलो करने का, क्योंकि यूपीएससी ने गेम खेलता है आप लोगों के साथ, ठीक है। कभी लिखेगा सजेस्ट अ टाइटल, कभी लिखेगा डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। पता है, इससे ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कितने केयरफुल हो, कितने सीरियस हो अपने इस एग्जाम के लिए, आपने कितना पैशन है एसी बनने के लिए, आप इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे से रीड कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो ना प्रेसी का इंस्ट्रक्शन चेंज करते रहते हैं ये लोग, इसलिए बहुत जरूरी है। 2019 का देखो, अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ स्लाइड, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड, द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली इन प्रेसी फॉर्मेट। 2015, do not suggest a title, write as far as you state the number of words at the end of the answer। देखिए इसका इंस्ट्रक्शन चेंज हो गया, इसमें एक और इंस्ट्रक्शन ऐड कर दिया गया है। जो सिविल्स का एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश कंपलसरी का होता है, उसमें तो बकायदा गेम खेला जाता है। उसमें अगर आप लोग प्रेसी का इंस्ट्रक्शन देखोगे ना, 2-3 साल में चेंज करते रहते हैं प्रेसी का इंस्ट्रक्शन। कभी लिखते हैं डू नॉट सजेस्ट द टाइटल, कभी लिखते हैं सजेस्ट द टाइटल, कभी लिखते हैं राइट इन योर ओन वर्ड्स, कभी लिखते हैं सॉरी राइट द नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द आंसर, कभी नहीं लिखते हैं। बस यही देखना चाहते हैं आप कितने सीरियस हो, कितने केयरफुल, कितने रिस्पॉन्सिबल, ओके। अब देखिए कुछ बेसिक चीज है जब आप प्रेसी लिखते हो आपको करना है। कभी भी प्रोनाउन आई एंड यू यूज नहीं करोगे प्रेसी में। इनफैक्ट आपके एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आई और यू प्रोनाउन यूज ही नहीं होगा, क्योंकि आई यूज करोगे इसका मतलब आप आंसर में आ चुके हो। तो आप कैसे आंसर में आओगे ये बताओ, कहां से आ गए। और अगर यू यूज करोगे इसका मतलब एग्जामिनर आ गया आंसर में, वो कैसे आएगा। तो आई और यू का कोई भी फॉर्म, आई, मी, माई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ नहीं यूज करोगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को यूज करते हुए। और कभी भी डायरेक्ट प्रेसी में, डायरेक्ट स्पीच में आंसर मत लिखना। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है, ये वाला आप देख रहे हो, ये he has done his duty full stop डबल कोट, ये डायरेक्ट स्पीच है। आप इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर करोगे। नेक्स्ट, कभी भी मिस्टर मिसेस मत लिखना, ठीक है। हम रिस्पेक्ट देने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, मगर मत लिखना। ये आपका वर्ड्स को कंज्यूम कर रहा है अननेसेसरी, ओके। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ऐसे लिख रहा था एक स्टूडेंट, उसने लिखा था आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड सच एंड स्कीम। तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पेक्टेड तो है ही भाई, लिखने की क्या जरूरत है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, इतने बड़े पोजीशन पे, इतने बड़े ओहदे पे, पूरे इंडिया को गवर्न कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं और कमांड भी करते हैं, भी बताने की जरूरत नहीं है। और आपने कितने सेकंड्स वेस्ट किए हैं, आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लिखने की क्या जरूरत है। सीधे गवर्नमेंट लिखो, गवर्नमेंट के हेड पे है वो, सीधे गवर्नमेंट लिखो, गॉट इट। तो इतना झोलझाल मत करो और मत एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करो ये सब लिख के। देखो मैं बीजेपी के फेवर में हूँ, आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ओके। आपके किसी भी आंसर से नहीं पता चलना चाहिए कि आप
आपकी प्रेजुडिस, आपके बायसनेस कुछ नहीं पता चलना चाहिए। डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द पैसेज। प्रेसी जो पैसेज में जो टेंस यूज किया है, जैसे इज, वाज, कुछ भी यूज किया गया है वो ही आप लोग यूज करोगे। जैसे कि ये 2016 का देखो, फूल्स फेल, प्रेजेंट है तो आप उसको फेल्ड मत करना। आप देखो एंटायर पैसेज प्रेजेंट में ही लिखा हुआ, हैव, लिव, मे, आर, डाउट, आर, ये सारा प्रेजेंट है। फेल्स, इसीलिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टेंस नहीं चेंज करोगे, ठीक है। फिर डू नॉट यूज कोटेशन और एनी ऑर्नामेंटल सेंटेंस। देखिए प्रेसी में कोटेशन मत यूज करना। अगर पैसेज में कोटेशन दिया हुआ है तो उस कोटेशन से ऑथर का आपको मूड पता चल जाएगा, ऑथर का इंटेंशन पता चल जाएगा, वो सीधे इंटेंशन दे दो, कोटेशन मत देना, अननेसेसरी वर्ड्स को कंज्यूम करेगा। कभी कोई क्वेश्चन इंसर्ट मत करना। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं एस्से में भी क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं। सो हाउ विल वी कम टू नो दिस? मत करो, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आप लोग को एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट किसी में भी यूज नहीं करने हैं, प्रेसी में भी। आप उसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में यूज कर दो। पहले तो पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें वर्ड्स खत्म हो गए, फिर उसके बाद आंसर देंगे उसी क्वेश्चन का, उसमें भी वर्ड्स चले गए। अरे भाई सीधे आंसर दे दो ना, क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? डू नॉट सजेस्ट टाइटल अनलेस आज इन द इंस्ट्रक्शन। अगर टाइटल बोल रहा है सजेस्टेड टाइटल, तब तो टाइटल दो, वरना मत देना। यूपीएससी कैसे गेम खेलता है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। यूपीएससी का जो प्रेसी शीट होता है, ये जो बॉक्स देख रहे हैं ऊपर वाला, ये टाइटल के लिए ही बॉक्स है। आप सोचो कि टाइटल का बॉक्स जरूर दे रहे हैं मगर इंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। गॉट माय पॉइंट? ये पूरा टाइटल का बॉक्स है मगर इंस्ट्रक्शन में डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। और स्टूडेंट्स जो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं वो लोग टाइटल देते हैं। तो ये सब ट्रिक्स होते हैं, उसको समझो, उस ट्रिक्स को, उसमें ट्रैप मत हो जाओ। That's very simple. If asked, then keep the title short and clear. अगर पूछ रहा है टाइटल तो short and clear, जैसे usage of satellite, खत्म। It should not be more than 5 words. It should be written on the top of the table on the horizontal side. मैंने आप लोगों को दिखा दिया। The word in the title are not counted. जो words हो गए ना टाइटल वाला, उसको काउंट नहीं किया जाता है। Make it a habit of using full name of anybody or anything in the beginning of the précis and later use its short form. जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बहुत कॉमन है WHO, मगर कुछ चीजें हैं जो कॉमन नहीं है, तो आप उसका पूरा फुल फॉर्म दे दो या फुल नेम दे दो, फिर उसको आप शॉर्टन कर सकते हो। जैसे अगर सपोज नाम है राहुल देसाई, तो राहुल को छोड़ दो, शुरुआत में लिखो, फिर उसका देसाई देसाई लिखो, तो आपके वर्ड्स कम होंगे, कम कंज्यूम होंगे। At the end, to write the number of words consumed in a précis, put the total number of words in the bracket. ठीक है? और do not include those pieces of information in your précis that are not mentioned in the passage. Do not give your own opinion suggestion. Do not write anything contrary to the writer's opinion. Writer's opinion के against कुछ नहीं लिखोगे। अच्छा, अब ये précis लिखने का तरीका है जो अब आपको मैं बताऊंगी। देखिए ये एक सेकेंड, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रेसी शीट है जो मैंने रिलीज की हुई है, ठीक है, और यूपीएससी की जो प्रेसी शीट होती है, ये जो बॉक्सेस है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, एकदम इसी तरीके से।
ओके। मगर यूपीएससी का जो असली में जो आपको प्रेसी शीट मिलता है उसमें ये जो बॉक्सेस के जो एरिया है, इस बॉक्स का जो एरिया है उससे हल्का बड़ा होता है। समझ लीजिए ये शायद इतना बड़ा होता होगा, इतना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो यूपीएससी का जो प्रेसी शीट है जो आप लोगों को वो भी दिया गया है स्पेसिमेन कॉपी करके, आप देखना टास्क ग्रुप में फाइल में आप जानना, अगर उसमें प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करोगे ना लिखना तो ज्यादा बेहतर होगा। और किसी भी इंस्टीट्यूट का मत लेना, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट्स या मेरा खुद भी जो बॉक्स है ना वो ओरिजिनल जो यूपीएससी का शीट है उससे हल्का छोटा है। और एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग जो बॉक्स बनाते हैं ना, इन लोग का बड़ा बॉक्स होता है, और हम लोग जो बॉक्स, जो मैंने बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी प्रेसी शीट देखी हुई है, मेरे से भी छोटे बॉक्सेस हैं। ओके, तो इसीलिए बेटर यही रहेगा यूपीएससी के जो शीट है उसी में प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा प्रैक्टिस करते करते कि मुझे वर्ड्स को कितने छोटे लिखने हैं या मुझे वर्ड्स को कितने बड़े लिखने हैं। मेरी राइटिंग में वर्ड्स कितने लेटर्स के वर्ड्स पूरे के पूरे आ जाते हैं ये पता चल जाएगा। और इसमें अगर आप करोगे तो थोड़ा सा यहाँ परेशानी नहीं होगी यहाँ पर, मगर फिर एग्जाम में लिखोगे तो फिर आपको पता चलेगा अरे बॉक्स थोड़ा सा बड़ा था, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो प्रेसी शीट में लिखने की भी तो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक और चीज, जो वर्ड्स में लिखते, जो बॉक्स में वर्ड लिखोगे वही बॉक्स काउंट होगा, जिसमें आप नहीं लिखोगे छोड़ दोगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, एक और चीज है स्टूडेंट्स कि अगर आप लोग स्पेसिमेन कॉपी, अगर मैं वो भी मैं शेयर करती हूँ, बहुत जरूरी है उसको दिखाना भी। बोलते हैं कि पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं प्रेसी लिखते वक्त, ठीक है, और यूपीएससी खुद भी बोलता है कि आप लोग पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, ठीक है। मगर प्रॉब्लम क्या होती है पैराग्राफ चेंज करने में कि पूरा का पूरा एक लाइन छूट जाता है। जस्ट वेट, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये यूपीएससी का ओरिजिनल शीट है, राइट। अब देखिए ये बॉक्स आपको पता चल जाएगा, अगर आप मेरा वाला प्रिंट आउट निकालोगे और ये यूपीएससी वाले का प्रिंट आउट निकालोगे आपको साफ पता चलेगा कि यूपीएससी वाला बॉक्स हल्का सा एकदम माइन्यूटली मेरे बॉक्सेस जो दिए हैं उससे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब यूपीएससी एक तो इंस्ट्रक्शन देता है प्रेसी के पैसेज के पहले, ये वाला, ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देता है, ये रहा। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, राइट वन वर्ड इन ईच डिविजन, ये डिविजन है, and 5 words in each line, 1 2 3 4 5 words in each line, तो ये line actually punctuate your passage in the usual way। यूजुअल वे का मतलब क्या होता है, जैसे पंचुएट करते हो, सपोज आपको फुल स्टॉप देना है तो जिस वर्ड्स के साथ फुल स्टॉप आ रहा है वहां पे फुल स्टॉप दो, एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ इफ नेसेसरी, यदि नेसेसरी है तो पैराग्राफ में डिवाइड करो। ये इफ नेसेसरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरत ही नहीं है फिर भी पैरा चेंज कर रहे हो, ये तो बेवकूफी है ना। यू मे मेक अ रफ कॉपी फर्स्ट, देखो किस तरह से ट्रैप कर रहा है आपको, लिख रहा है यू मे मेक, जबकि पता है कि बनाना ही पड़ेगा। फिर देखो मे भी यूज किया, इफ यू सो विश पे लिख रहा है, ऑन द रफ पेजेस इन द आंसर बुक, मैंडेटरी नहीं कर रहा है, देखना चाहता है भाई बनाते हो कि नहीं बनाते हो। जो पढ़ के आया है, जिसने प्रेसी की प्रॉपर क्लास अटेंड की, उनको पता है बिना रफ वर्क के प्रेसी नहीं लिख सकते डायरेक्ट इसमें,
ऐसा लगता है बिना प्रिपेयर के ही हम लोग बैटल फील्ड में चले गए और लड़ाई शुरू हो गई। द रफ वर्क शुड बी स्कोर्ड थ्रू। स्कोर्ड थ्रू का मतलब ऐसे करके स्क्रैच बोलती हूँ, स्ट्राइक आउट करना है। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यू मे सॉरी डिवाइड इनटू पैराग्राफ्स इफ नेसेसरी। अब देखिए, अगर आप लोग पहले का ट्रेंड देखोगे 2011 से, तो प्रेसी पैसेज के वर्ड्स बहुत ज्यादा होते थे, 400 500, है ना। अगर आप लोग इंग्लिश कंपलसरी का यूपीएससी का देखो, उसके 600 के प्रेसी होते हैं। तो मगर अभी जो आप देख रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा 350 400 वर्ड्स के प्रेसी होते हैं। तो आप लोग कितना लिखोगे उसमें? 150 वर्ड्स, राइट। तो 150 वर्ड्स में पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं मना करती हूँ पैराग्राफ चेंज करने, मैं बिल्कुल मना करती हूँ। ओके, दूसरा रीजन है पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या है। अगर आप पैराग्राफ चेंज करते हो, सपोज यहां तक आपने लिखा, मैं इसको मैं हटा रही हूँ। अब सपोज आपने यहाँ तक लिखा, ठीक है, यहाँ तक, फिर पैराग्राफ चेंज करना होगा, आपको ये पूरी लाइन को ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा और फिर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। फाइन। अब होता क्या है कि आप पूरी लाइन को ब्लैंक छोड़ दिए, और जब आपको वर्ड्स को काउंट करना होता है, तो फिर आप अगर सपोज आप हर एक बॉक्स में लिख रहे हो, हर एक बॉक्स में, तो वर्ड्स को काउंट करने में आसानी है। 10 20 30 40 50 वर्ड्स खत्म। नहीं, यहाँ तक 50 वर्ड्स होंगे, आराम से काउंट कर लिए। मगर सपोज आपने एक पूरा लाइन छोड़ा, फिर कहीं पे और भी लाइन छोड़ दिया, तो यू हैव टू टेक दैट ब्लैंक लाइंस आल्सो इन अकाउंट व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स। If you fill all the boxes, then there is no need to count. I mean, everything is counted. सब कुछ तो लिखा ही हुआ, फिर काउंट करने की क्या जरूरत है? फाइन। तो इससे टाइम बच जाता है हमारा। और वैसे भी 150 वर्ड्स में क्या पैरा चेंज करना है, कोई जरूरत ही नहीं है पैरा चेंज करने की। और यूपीएससी ने मैंडेटरी बनाया भी नहीं है, इफ नेसेसरी, यदि जरूरत पड़े, और जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए। मैम ब्लैंक को क्यों काउंट करना? ब्लैंक को काउंट नहीं करेंगे। सपोज आप वर्ड्स को काउंट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये देखिए, अब सपोज लुक, सपोज यहाँ मैंने लिखा, ऐसे ऐसे लिखा है, ठीक है, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, मैंने यहाँ लिखा, यहाँ ऐसे ऐसे करके पूरा ये लिख दिया। अब मैंने ये लाइन छोड़ दी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा, तो जो लाइन छोड़ी, तो मुझे -5 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर मुझे 40 वर्ड्स है तो -5 35 वर्ड्स के होंगे, तो मुझे तो उसको अकाउंट में लेना होगा ना, कि मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है तो 5 वर्ड्स नहीं लिखे हैं। मगर आप ये पूरा लिख देते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे 40 वर्ड्स। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, अब only those boxes are counted in which text are written. Each box takes only one word. एक बॉक्स एक ही वर्ड लेगा। Do not change the paragraph in the pressy sheet. अब आपको समझ में आ रहा है मैंने पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्यों मना किया है। पहला रीजन, छोटा प्रेसी होता है हमारा, 150 वर्ड्स मैक्सिमम, उसमें पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा है, फिर बॉक्स एक खाली हो जाएगा, पूरा वो रो खाली हो जाएगा, तो जब आप काउंट करोगे तो फिर -5 -10 जैसे भी करना होगा, तो अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होते हैं। डू नॉट राइट इन पॉइंट्स इन प्रेसी शीट। कभी भी पॉइंट वाइज मत लिखना, कभी भी ब्रैकेट मत देना ऐसे करके, ये सब फालतू काम है, इसको मत करो। While there is no guideline mentioned regarding the use of whitener, कहीं पे भी यूपीएससी ने बोला नहीं है व्हाइटनर यूज करने के लिए, मगर व्हाइटनर यूज करना जरूरी हो जाता है प्रेसी शीट पे अगर आप मिस्टेक करते हो। अब क्या होता है, सपोज यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, ठीक है, और मुझसे वो गलती हो गई, तो मैं इसको स्क्रैच करूंगी, और हो सकता है कि थोड़े लंबे, थोड़ा वर्ड्स बड़ा हो, फिर मेरे पास जगह ही नहीं होगी लिखने की, तो उस समय व्हाइटनर आप यूज करके उसको व्हाइटन करके और फिर उसके ऊपर आप लिख सकते हो। मगर व्हाइटनर का भी यूज बहुत लेजरली नहीं करोगे। ओके, देख रहे हो हर जगह व्हाइटनर है, एसए में भी नहीं, वैसा नहीं, सिर्फ प्रेसी शीट के लिए। But the generous use of whitener is not recommended. अब देखिए,
जो प्रेसी शीट में क्या क्या करना है बता रही हूँ। आर्टिकल्स, एक वर्ड एक ही बॉक्स लेगा, फाइन। तो जब आप आर्टिकल्स लिखते हो ये भी एक ही बॉक्स लेगा। एंड, कंजंक्शन, सो, बाय, ये सारा एक वर्ड है, ये एक लेटर है, मगर ये एक वर्ड है एक लेटर। ये है 3 लेटर का वर्ड, ये है 1 लेटर का वर्ड। पंचुएशन सेम बॉक्स में होगा, जैसे दिल्ली के बाद कॉमा आना है तो उसी बॉक्स में पंचुएशन रखोगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को पंचुएशन ऐसे करते नहीं, पंचुएशन डजंट टेक एनी सेपरेट बॉक्स, ठीक है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप भी हो जाए तो अच्छा रहता। ट्राई टू सेंटर द टेक्स्ट इनसाइड द बॉक्स, है ना, मतलब अलाइनमेंट बॉक्स लेटर्स बॉक्स से सही सही हो तो अच्छा लगेगा देखने में, ऐसे तो बेकार लगता है ना ऊपर नीचे। गॉट इट। डू नॉट स्क्वीज 2 वर्ड्स इन द सेम बॉक्स। कॉन्ट्रैक्शन इज अ सिंगल वर्ड सो इट विल टेक 1 बॉक्स। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, जैसे डू नॉट एक्सपैंड हो गया, अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डोंट, ये सिंगल वर्ड लेगा। आई विल, ही हैड। हाइफेनेटेड वर्ड जो होता है वो भी एक ही बॉक्स लेता है। आप नंबर एक्सप्रेस करोगे न्यूमरल फॉर्म में, वो भी एक वर्ड। अब ऐसे नहीं 19, 99 ऐसे नहीं लिखना, ये पूरा एक है। एब्रिविएशन एक वर्ड लेता है। अब सपोज आप लोगों को वो मतलब नाम है जो 3-4 वर्ड्स के हैं तो उसको इस तरह से लिखोगे। ओके, फाइन। तो ये है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेसी का एक और क्लास लिखेगा जिसमें वाकई में प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे प्रेसी लिखी जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को एक सेकेंड, पैसेज 2013, पैसेज 13 नहीं 2013 क्वेश्चन पेपर से पढ़ोगे, बुक से, जो मेरी बुक है चेकमेट राइटिंग सेक्शन की, उससे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग 2013 का पैसेज पढ़ोगे, और एक ही प्रेसी है शायद, एक बार मैं देख लेती हूँ। प्रेसी तो सब में एक ही है। 2013 ध्यान रहेगा, 2013 का पैसेज आप लोग सब पढ़ के आओगे, किसी को प्रेसी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ के आओगे, और जो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको उसका आंसर देना है। अब मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है तो, किसी का भी प्रेसी से रिलेटेड। मैम एक्चुअली मैम जब मैं पहले प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे किसी ने बोला था कि जैसे वर्ड्स हैं डोंट, DON अपोस्ट्रोफिस एस एंड T, तो हाँ। ऐसे वर्ड यूज नहीं करने हैं, पूरा लिखना है डू नॉट। तो मैम ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं ऐसे, या फिर प्रेसे या किसी और चीज में? एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। ये जबरदस्ती वाला रूल है, जबकि प्रेसी में कहते हैं यूज कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स ताकि अननेसेसरी वर्ड्स कंज्यूम ना हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैम मुझे अदर क्वेश्चन है। मैम जो आंसर शीट रहती है ना, तो वो पेजेस काफी डिफरेंट होते हैं, यानी जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना यूपीएससी के, तो वो पेजेस का यानी जो इंक आता है ना, जो पेन से हम लिखते हैं तो वो काफी डार्क हो जाता है वो पेजेस पे। स्प्रेड हो जाता है इंक। यस मैम। तो ऐसा कोई यानी आपके ध्यान में हो कि वो पेजेस मिल सकते हैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग या कोई? नहीं, कुछ मुझे ना, मैं ये पहला मुझे इस तरह का सुनने को मिला है। पेजेस की साइज के बारे में तो मुझे स्टूडेंट ने बोला है कि जो A4 शीट होता है उससे ज्यादा बड़ा होता है जो साइज होता है, मगर पेजेस की क्वालिटी का मुझे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत थिन होते हैं मतलब मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट थी तो पैसे तो हम लोगों के पास उतने होते नहीं थे, तो हम लोग है ना बहुत सस्ती वाली नोटबुक खरीदते थे, अभी भी वो मिलती है मुखर्जी नगर में, एकदम सस्ती सस्ती नोटबुक खरीदते थे। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी हमने प्रेशर के साथ लिखा ना, वो पेज ही फट जाता था, उसमें स्क्रैच हो जाते थे,
ठीक है, पेन की जो नीब होती थी वो अंदर घुस जाती थी पेज के अंदर ही। ठीक है, तो अब मुझे ना यूपीएससी में जो पेज मिलते हैं किस क्वालिटी के होते पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। और कोई कोई पेज कंपेयर टू A4 साइज मैम उनकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है आई गेस। नहीं, देखो A4 शीट की भी क्वालिटी बहुत होती है, मगर मैं साइज बोल रही, A4 शीट जो होती है उससे बड़ी होती है, मगर क्वालिटी मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। मगर हाँ, क्वेश्चन पेपर जो हमें मिलते हैं वो तो अच्छा क्वालिटी होता है यूपीएससी का। पता नहीं, एक बार क्वेश्चन पेपर देखना, जिस पेज जो क्वालिटी है ना क्वेश्चन पेपर की, पेज की जो क्वालिटी है ना वैसी ही होनी चाहिए। एक बार उसमें लिख के देखना कौन सा पेन सही चलेगा उसमें। यस मैम। ओके, और कुछ? और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को 2013 का पैसेज पढ़ के रखना है और जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर करना है। ओके, ठीक है। और एक और चीज मुझे बोलनी है कि कल की जो क्लास होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह को ही ले लूंगी क्लास, मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा प्रेसिट उसी समय दे दूंगी, छोटा पैसेज दूंगी, एक ही पैसेज दूंगी, उसका प्रेसिट लिख के देना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल ही इवेलुएट कर दूंगी, वरना एक सेपरेट डे तो है ही प्रेसी के लिए, डे आफ्टर टुमारो, राइट। 3 दिन डिवोट किया गया स्मॉल पैसेजेस के लिए। ठीक है, हो सकेगा तो मैं कल ही इवेलुएट कर लूंगी। ठीक है मैम वो कल जो भेजने वाले हो तो वो प्रेसी शीट पे लिखना है? देखो, मैं आप देखिए, आपके पास यूपीएससी की प्रेसी शीट भी अवेलेबल है, राइट। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वैसे आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? मैम अभी कल से जो प्रेसी स्टार्ट होगा ना तो आपको प्रेसी शीट में शीट देना, पे करेक्ट करेक्ट, प्रेसी शीट में ही देना, मगर कोशिश करो यूपीएससी का ही प्रेसी शीट में दो, बेटर रहेगा। और किसी इंस्टीट्यूट का मत लेना और मेरा भी मत लो, ठीक है, क्योंकि बॉक्सेस का लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग आप अपने लेटर्स को एडजस्ट कर सकते हो। मैम एक बार रीसेंड कर दीजिए ग्रुप पे। क्यों? टास्क में जाओ, फाइल्स में जाओ। कैसे बात कर रहे हो हिमांशु? एनीथिंग एल्स? मैम हम्म जैसे आपने बताया कि ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है प्रेसी, तो उसको मतलब मेन थीम पकड़नी है अपने को। मैं नहीं समझी चेतन। जैसे आपने बताया कि सैटेलाइट वाला पढ़ रहे थे अभी कि ज्यादा उसकी फंक्शनिंग बता रहा है, तो अपने को मेन थीम पकड़नी है, हर लाइन नहीं उठानी है। अगर प्रेसी में उतने वर्ड नहीं हो पा रहे हैं तो हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देखो, वो कल की क्लास में आप लोग को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, देखो, मेन प्रेसी का मतलब ही है कि जो भी एक एक लाइन है ना वो पूरा का पूरा मेन एसेंस से कनेक्टेड है। कहीं पे भी डेविएट हो गया, मैंने आप लोग को एक स्टूडेंट का दिखाया था, गांधी जी का ओपिनियन मेन एसेंस है ऑन रिलीजन, बात करते करते गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ ये बोलने लग गया, तो वो मेन एसेंस से छूट गया, वो ऑफ ट्रैक हो गया, खत्म, कोहेरेंसी खत्म हो गया उसका। ओके, जी तो वो आपको ना प्रैक्टिकली जब आप करोगे ना, जब मैं फीडबैक दूंगी, डिस्कनेक्टेड, डिसजॉइंटेड, स्कैटर्ड, यही सारे वर्ड्स होते हैं। अगर आप लोगों ने मेन एसेंस से छूट गए, कुछ बात करते करते मेन एसेंस के बारे में बात करते करते कुछ और बात करने लग गए, तो मैं यही बोलूंगी, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, डिसजॉइंटेड, नो कोहेरेंस, स्कैटर्ड, ये सब फीडबैक से मिलते हैं इस तरह के। ओके, ठीक है फिर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल, और होपफुली मैं सुबह को ही क्लास ले लूँ। अगर सुबह को क्लास लूंगी तो अच्छी बात होगी कि फिर 3 बजे तक आपको टाइम मिलेगा, छोटा सा पैसेज, करीब 10-12 लाइन का पैसेज है, उसका प्रैक्टिस बनाने का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।